हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज की हमारी ऑनलाइन हिंदी कक्षा का जो विषय है वो है चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र अलका का चरित्र चित्रण। यद्यपि देखा जाए कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका जो है वो शास्त्रीय दृष्टि से यदि कार्नेलिया है, पर कार्याश्रित महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वह अलका ही सिद्ध होती है। मतलब शास्त्रीय दृष्टि से तो चंद्रगुप्त नाटक की जो नायिका है वो कार्नेलिया है, लेकिन कार्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो इस नाटक की जो नायिका है वो अलका सिद्ध होती है। तो आगे हम अलका के चरित्र चित्रण, उसके चरित्र के महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना में कि अलका जो है वो चंद्रगुप्त नाटक में एक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है। वह प्रसाद की काल्पनिक पात्र है। मतलब इतिहास में कहीं भी जो अलका है उसका जिक्र हमें नहीं मिलता। प्रसाद जी ने इस नाटक में अलका को एक काल्पनिक पात्र के रूप में पेश किया है। उसके द्वारा प्रसाद जी ने अपने आदर्शों को व्यक्त किया है। वह गंधार नरेश की पुत्री है और आम्बिक की बहन है। कि जो गंधार नरेश थे, अलका उसकी पुत्री है और आम्बिक की बहन है। लोभ वंश आम्बिक जमनों का स्वागत करता है। इससे देश प्रेमी अलका दुखी हो राज्य के सुखों को त्याग कर चल पड़ती है। इसका कारण बताते हुए वह दंडायन से कहती है, ऋषि यमनों के हाथ बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं है। उसकी दृष्टि में जो पराधीनता से बढ़कर और कोई विडंबना नहीं है। तो अलका जो है एक प्रमुख स्त्री पात्र है और इस नाटक में उसे गंधार नरेश की पुत्री और आम्बिक की बहन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और जो जब आम्बिक जो है वो जमनों का स्वागत करता है, उसके साथ संधि करना चाहता है, तो ये सब देखकर अलका दुखी होती है और यमनों के हाथ में बिककर वो दान से जीने की शक्ति जो कहती है कि मुझ में नहीं है, मतलब उसका विरोध करती है। तो उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है उसके अलका के चरित्र का कि राष्ट्रभक्त दूसरा पॉइंट कि अलका जो है वो राष्ट्रभक्त है और राष्ट्र के कल्याण को ही सर्वोपरि मानती है। पर ऐसा लगता है कि जैसे उसके तत्संबंधी उत्साह को ऊपर उभर कर आने का अवसर नहीं मिल रहा है। सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में उसके साथ अपने पिता एवं भाई द्वारा की गई संधि को वह निश्चित रूप से स्वार्थों से प्रेरित राष्ट्र की सुख शांति के लिए अभिशाप में, तक्षशिला के लिए कलंक स्वरूप और एक बड़ी राजनीतिक भूल मानती है। कि जब उसके पिता गंधार नरेश और उसका भाई आम्बिक सिकंदर के साथ संधि को वो स्वार्थों से प्रेरित मानती है, राष्ट्र के सुख शांति के लिए अभिशाप मानती है और तक्षशिला के लिए भी वो उसे कलंक स्वरूप और एक बड़ी राजनीतिक भूल मानती है। उसके बाद परंतु उसकी स्वीकृति सुनने वाला कौन है? तक्षशिला गुरुकुल मठ में
आम्बिक सिहरन में जो विवाद होता है वह अन्य दृष्टियों से जैसा भी रहा हो, पर उसके लिए उपादेय ही सिद्ध होता है। वह अपनी भावना का आधार पा जाती है। सिहरन के ऐसा कहने पर कि गंधार आर्यावर्त से भिन्न नहीं है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। वह एक निश्वास लेकर कहती है, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गंधार छोड़ दो। मैं आम्बिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी। इस प्रकार यही से उसकी राष्ट्रभक्ति को न केवल खुलकर सबके सामने आने का अवसर मिलता है, वरन उसका कर्तव्य मार्ग भी स्थिर हो जाता है कि वो अपने राष्ट्र से प्रेम करती है। इसलिए जो भी उसका भाई आम्बिक जो है जमनों के साथ संधि करना चाहता है, तो वो उसका अपमान करती है, क्योंकि वो जो है उस पर अपना जो अधिकार करना चाहते थे भारत पर, तो वो जो है अपने राष्ट्रभक्ति की भावना उसमें जागृत होती है और उसके कर्तव्य मार्ग जो है राष्ट्रभक्ति खुलकर सामने आती है और इस अवसर पर उसका कर्तव्य मार्ग भी स्थिर हो जाता है। उसके बाद अलका के चरित्र की अगली विशेषता है राष्ट्र कल्याण के कार्यों में संलग्न। जो राष्ट्र कल्याण के कार्य हैं उसमें संलग्न कि अलका एक और तो पूरी सद्भावना और विनयशीलता के साथ अपने पिता तथा भाई को पतन मार्ग से विस्त करने का प्रयास करती है। दूसरी ओर मतलब वो अपने पिता और अपने भाई को बार बार समझाती है कि वो यमनों के साथ संधि मत करें और उन्हें पतन मार्ग से विस्त होने पर रोकने का प्रयास करती है। दूसरी ओर आर्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिहरन के राष्ट्र कल्याण संबंधी कार्यों में, जिन्हें आम्बिक षड्यंत्र की संज्ञा देता है, प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने लगती है कि जो आर्यावर्त, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, सिहरन है, उनका वो देश प्रेम देखकर उनसे प्रेरित होती है, उनसे प्रभावित होती है और बाद में वो राष्ट्र कल्याण के कार्यों में उनकी सहायता करने लग जाती है। और आम्बिक जिन्हें षड्यंत्र की संज्ञा देता है, वो उनका जो है सहयोग देने लगती है। फिर तो इस लक्ष्य से न वह स्वयं कभी विचलित होती है और न किसी को विचलित होते देखना चाहती है। सिहरन को उसने वचन दिया है कि वह यवन सेना को सिंधु की प्रखर धारा को पार न करने देगी। इसके लिए वह उद्भान में सिंधु नदी पर बन रहे सेतु का मानचित्र मालविका द्वारा प्राप्त करती है और अपने सम्मान को भी संशय में डालकर सिहरन के हाथों में उसे सौंप देती है। राष्ट्र कल्याण के ही निमित्त वह भाई से बैर मोल लेती है और पिता के प्रेम को ठुकराकर निरुद्देश्य जंगलों में भटकती रहती है। वहाँ शिकारी वेश में सेल्यूकस द्वारा तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी इस प्रकार टोके जाने पर वह जो कहती है उसमें देश के प्रति गौरव भावना कूट कूट कर भरी है। मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और शरीर के एक एक क्षुद्र अंश इन्हीं परमाणुओं से बने हैं। फिर मैं और कहाँ जाऊंगी यमन। वहीं जब आर्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस को एक साथ सामोद वार्तालाप करते हुए जाते देखती है, तो उसमें दूर भी संधि की आशंका करके वह व्यथा से भर जाती है।
आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी यवनों के साथ जब आंधी और कर्कावृष्टि, अवर्षण और जब मतलब वो कहती है, जब वो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त और चाणक्य के साथ देखती है तो उसमें एक संदेह उत्पन्न हो जाता है और वो सोचती है कि आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त भी ये भी यवनों के साथ, और फिर आंधी और कर्कावृष्टि, आकर्षण के प्रकोप हो, तब देश में हरी भरी खेती का रक्षक कौन है। मतलब वो सोचती है कि जब आंधी और जो ओलावृष्टि होती है तो देश की हरी भरी खेती की रक्षक कौन है, तो शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस रहे हों, तब रक्षा की क्या आशा। झेलम के पार सेना उतरना चाहती है। उन्मत्त परमेश्वर अपने विचारों में मगन है और उसकी यह व्यथा तभी दूर होती है जब वह महर्षि दंडायन के आश्रम में पहुंचती है और उसकी शंका निर्मूल प्रमाणित होती है कि राष्ट्र कल्याण के कार्यों में वो संलग्न है। मतलब इसमें जो अलका है वो गंधार नरेश, मतलब वहाँ के राजा की पुत्री है और आंबिक की बहन है। तो जब वो यमनों से संधि करने को उनको रोकती है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो वो अपने पिता को त्याग कर जो है जंगलों में अकेली चली जाती है, मतलब उन्हें छोड़कर चली जाती है। और हमेशा, और बाद में जब वो चंद्रगुप्त सेहरन चाणक्य को जो है सेल्यूकस के साथ देखती है तो वो उसको थोड़ी संशय होने लग जाती है कि ये देश प्रेमी युवक देश प्रेम की रक्षा के लिए तत्पर ये भी यवनों के साथ घूम रहे हैं, तो उसमें एक संदेह सा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बाद में जब वो महर्षि दंडायन के आश्रम में पहुंचती है तो उसकी सारी शंकाओं का जो है शंका जो है सारी दूर हो जाती है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है चौथी, जो है निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति। निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति की वह किसी व्यक्तिक कारण से प्रेरित होकर राष्ट्र के कल्याण के लिए अग्रसर नहीं हुई है। कि जो अलका है उसका कोई अपना व्यक्तिक कारण नहीं है राष्ट्र के कल्याण के लिए, वो किसी व्यक्तिक कारण के लिए अग्रसर नहीं हुई है। उसकी राष्ट्रभक्ति सर्वथा निस्वार्थ है। कारण चंद्रगुप्त और चाणक्य के कार्यों के मूल में यदि विदेशियों के प्रति असहनशीलता और नंद के प्रति प्रतिशोध भावना काम करती देखती है, तो सेहरन की प्रेरणा में मालवगण की रक्षा भावना और चंद्रगुप्त से मैत्री बनी हुई है। पर अलका का देशानुराग पूर्णतः सात्विक है। इस देशानुराग के कारण ही वह चंद्रगुप्त और सेहरन के साथ नटी का वेश धारण करके परमेश्वर को सचेत करने के लिए युद्ध भूमि में जाती है, बंदी बनाई जाती है और कुछ दिनों के लिए परमेश्वर की रानी बनना तक स्वीकार करती है। इसलिए वह अपने प्राण संकट में डालकर भी मालव दुर्ग की रक्षा करती है और सिकंदर के हाथों पकड़े जाने से बचती है। सेहरन को पा लेना उसके लिए गौरव की बात नहीं है, अपितु सेहरन के लिए ही गौरव की बात है। उसे पा लेने के पश्चात भी देश को एक अखंड साम्राज्य के रूप में परिणत करने के लिए चल रहे महायज्ञ में उसका योगदान धीमा नहीं पड़ता। मगध की विजय में वह जन विद्रोह के समय सारी परिस्थितियों का निरीक्षण करती पाई जाती है और पुनः सेल्यूकस के आक्रमण के समय अपने भाई को तटस्थता का ढोंग रचते देख आगे से आग ही उगलने लगती है। तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यावर्त प्यारा देश ग्रीकों की विजय लालसा से पुनः
पददलित होने जा रहा है। वह तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके जन्मभूमि को परतंत्रता की श्रृंखला पहचानने का दृश्य राजमहल के झरोखों से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम। मतलब इस चरित्र में जो निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति है, इसमें बताया गया है कि जो अलका है उसका कोई व्यक्तिगत कारण या कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है राष्ट्रभक्ति की ओर अग्रसर होने का। वो बिल्कुल राष्ट्रभक्ति उसकी जो सर्वथा निस्वार्थ है, और वो बार बार अपने भाई का विरोध करती है, और जब वो अच्छे से कार्य नहीं करता तो उसको कायर तक जो है कह देती है। तो उसके चरित्र की बहुत अच्छी विशेषता है निस्वार्थ राष्ट्र भक्ति। आगे 5वां पॉइंट है प्रभावशाली वक्ता। जो अलका है उसकी चरित्र की विशेषता है प्रभावशाली वक्ता है। जनता उसकी सात्विक देशानुराग भरी विस्तृतता से प्रभावित होती है और उसे आश्वासन देती है कि पुनः उस प्रकार की भूल में वह शासक को सहायता न देगी। राष्ट्रीय जागरण हेतु प्रणयन गीत गाती हुई वह जन समूह के साथ आगे बढ़ जाती है और चाणक्य तथा आंबिक दोनों ही विस्मित रह जाते हैं। चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ के समक्ष जो आंबिक अपने हृदय को पूरी तरह नहीं खोल सका, वह अलका की निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति देखकर द्रवित हो जाता है और जैसे उसकी आत्मा ही परिवर्तित हो जाती है। जिस अलका को उसने विद्रोह मचाने पर अपने ही हाथों गला घोटकर हत्या कर देने की धमकी दी थी, उसी के आगे पश्चाताप भरे शब्दों में कहता है कि मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ, अधर्मी हूँ, तूने गंधार के राजवंश का मुख उज्जवल किया है। कि जो प्रभावशाली वक्ता है अपनी बातों के द्वारा वो आंबिक में परिवर्तन कर देती है और चाणक्य जैसे जो राजनीतिज्ञ के समक्ष जो आंबिक अपने हृदय को पूरी तरह नहीं खोल सका, बल्कि अलका की जो निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति है उसे देखकर वो द्रवित हो जाता है और जैसे उसकी आत्मा ही परिवर्तित हो जाती है। और जब वो अलका जब शुरू में उसका विरोध करती है आंबिका, तो वो अपने ही हाथों गला घोटकर हत्या कर देने की धमकी भी देता है उसे। लेकिन उसी के आगे वो बाद में पश्चाताप भरे शब्दों में कहता है कि मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ, अधर्मी हूँ, तूने गंधार के राजवंश का मुख जो है उज्जवल किया है, राजसन के योग्य तू ही है। अलका के देशानुराग का स्वरूप यही भली भांति स्पष्ट होकर सबके सामने आता है। अपने भाई को पुनः प्रबोध देती हुई वह कहती है, भाई सबसे सामने आता है, अपने भाई को पुनः प्रबोध देती हुई कहती है कि भाई अब भी तुम्हारा भ्रम नहीं गया, राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है, सवै सम्राट चंद्रगुप्त तक इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक हैं। तो इन्हीं बातों से जो है अलका के जो प्रभावशाली वक्ता के रूप में हमारे सामने आती है। इसकी अगली विशेषता है वीरता से ओतप्रोत। वीरता से ओतप्रोत। वीरता से ओतप्रोत मतलब राष्ट्रभक्ति जैसे गुरुतर उद्देश्य के अनुरूप ही वीरता भी अलका में कूट कूट कर भरी हुई है। मतलब वो राष्ट्र प्रेम की भावना तो उसमें है ही, उसके साथ उसमें जो है वीरता के गुण भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। जब कभी अवसर आता है
उसकी वीरता चमत्कृत हो उठती है। उद्भान में सिंधु नदी पर बन रहे सेतु का मानचित्र और उसे प्राप्त करने वाली मालविका को यवन सैनिकों से बचाने वाली वही है। परतेश्वर जब उससे परण्य याचना करता है तो उसे महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। जैसा वीरत्वपूर्ण वक्तव्य सुनाने वाली वही है। उसका वीर रमणी रूप विशेषकर उस समय उजागर होता है जब वह एकाकी ही मालव दुर्ग की रक्षा का भार उठाती दिखती है और दीवार पर क्रमशः चढ़ आने वाले 2 सैनिकों को तीर मारकर गिरा देती है। सिकंदर भी उसके तीर के वार से बाल बाल ही बचता है। वह उसके शौर्य एवं साहस से चकित रह जाता है। लौटते समय पुनः उसे एक बार देखना चाहता है और सिहरन के साथ उसके परिणयोत्सव में सोत्साह भाग लेता है। मगध में विद्रोह फैलाने के लिए साधनभूत अमात्य राक्षस की मुद्रा एवं उससे अंकित जाली पत्थर को लेकर पहुंची मालविका की रक्षा का भार भी आर्य चाणक्य द्वारा उसी को सौंपा जाता है। तो अलका के चरित्र की ये भी विशेषता है कि वो वीरता से ओतप्रोत है। राष्ट्रभक्ति की भावना तो उसमें है ही, लेकिन जहाँ कहीं भी उसे ऐसा अवसर मिलता है तो वो अपनी वीरता दिखाने में पीछे कभी नहीं हटती। उसके चरित्र की अगली विशेषता है प्रेम के तार की कोमल झनकार। प्रेम के तार की कोमल झंकार कि इस वीर व्यक्तित्व के साथ ही उसके हृदय में प्रेम का एक कोमल तार भी झंकृत होता रहता है। प्रेम के तार की एक कोमल झंकार मतलब वह वीर साहसी राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ साथ उसके हृदय में एक प्रेम का कोमल तार भी झंकृत होता रहता है। सिहरन के निर्भीक स्वभाव, वीर व्यक्तित्व और राष्ट्रीय भावनाओं से वह उसकी ओर आकृष्ट होती है। मतलब वो सिहरन के प्रति उसका लगाव है और जब वो उसका स्वभाव, निर्भीक स्वभाव, उसका वीर व्यक्तित्व, राष्ट्रीय भावनाएं देखती है उसमें, तो उसकी ओर आकृष्ट होती है और उसकी कुशल कामना करती हुई गंधार छोड़ देने का अनुरोध करती है। सिहरन जब कहता है, राजकुमारी इसी अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गंधार भी है। यही क्या समग्र आर्यावर्त है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। तो उसके हृदय का कोमल तार इस मृदु आघात से झनाझन उठता है। मतलब जो सिहरन है वो मालव प्रदेश में रहता है और जब वो कंधार आता है तो वो कहता है कि जो मैं अकेला मेरा जो मैं आर्यावर्त का पालन करता हूँ और मेरा देश अकेला मालव ही नहीं है बल्कि गंधार भी है और इसकी हार मेरी खुद की हार है। तो ये सब विचारों को देखकर उसका कोमल हृदय का जो कोमल तार है इस मृदु आघात से झनझना उठता है। मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ। विचारों और अनुभूति की यही एक तानता दोनों को अत्यंत सरल ढंग से स्नेह बंधन में बांध देती है और उत्तरोत्तर गंभीर और दृढ़ होता हुआ अनंत परिणय में परिणत हो जाता है। फिर तो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में वह उसका साथ देती दिखती है। कारण उस दोनों का स्नेह एक लक्ष्यता के कारण देशभक्ति में बांधक न बनकर साधक ही बनता है। मतलब जो अलका है वो सिहरन से प्रभावित होती है, उसके विचारों से, उसकी राष्ट्रभक्ति से, उसकी वीरता से, और उन दोनों के विचार भी एक दूसरे से मेल खाते हैं और उन दोनों के जो स्नेह है वो एक लक्ष्यता के कारण देशभक्ति में बांधक न बनकर साधक ही बनता है। तो इसलिए उसके चरित्र की विशेषता है प्रेम के तार की कोमल झनकार। उसके बाद
अलका के चरित्र की अगली विशेषता है कि व्यवहार कुशल एवं चतुर। जीवन की नाना परिस्थितियों में पड़ने के कारण वह व्यवहार कुशल और चतुर हो गई है। मतलब उसने जीवन की ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जिसके कारण, क्योंकि व्यक्ति को अनुभव ही सिखाता है, उसे जितना अधिक अनुभव होता है ज़िंदगी का वो उतना ही अधिक व्यवहार कुशल बनता है। तो उसी प्रकार जो अलका है वो जीवन की नाना परिस्थितियों में पड़ने के कारण अब पहले से ज़्यादा व्यवहार कुशल और चतुर हो गई है। वैसे भी उसमें सहज व्यवहार बुद्धि है। आम्बिक और सेहरन के विवाद में आम्बिक और चंद्रगुप्त के बीच वह ठीक तब चली जाती है जब उसके भाई की तलवार छूट चुकी होती है और वह निसहाय होकर प्रत्याक्रमण की प्रतीक्षा करता होता है। इसी प्रकार जिस कौशल से वह सेल्यूकस को चकमा देती है और प्रत्युषेश्वर को भुलावे में डालकर को छुड़ाती एवं स्वयं निकल भागती है, उससे भी उसकी व्यवहार बुद्धि की तीव्रता स्पष्ट हो जाती है। मतलब वो व्यवहार कुशल है। परिस्थितियों के जब भी ऐसी परिस्थितियाँ किसी प्रकार की होती हैं और उन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना है, उन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल वो व्यवहार करती है। उससे जो है उसकी व्यवहार बुद्धि की तीव्रता जो है स्पष्ट हो जाती है। उसमें अन्य भी स्पृहणीय गुण है। उसमें एक स्पृहणीय कोटि की तटस्थता है जो आम्बिक सेहरन के विवाद के समय स्पष्ट हो जाती है। दूसरों के कल्याण कामना उसके स्वभाव का सहज अंग है। प्रारंभ में सेहरन को गंधार छोड़ने के लिए वह इसी भावना से प्रेरित होकर बांध्य करती है। मालव दुर्ग में इसी भावना से वह मालविका को कटार सौंपना चाहती है। उसमें एक परिष्कृत सौंदर्य चेतना और सहज भावुकता है। इस प्रकार पूर्णतः काल्पनिक पात्र होकर भी वह चंद्रगुप्त नाटक का सर्वाधिक जीवंत और श्रेष्ठ पात्र है। प्रसाद की कार्यत्री प्रतिभा की वह एक उपलब्धि है। मतलब इस नाटक में चाहे वो एक काल्पनिक पात्र है लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त नाटक की वो एक श्रेष्ठ पात्र है। और जयशंकर प्रसाद ने अलका के चरित्र के माध्यम से ही अपनी राष्ट्रभक्ति, अपनी देशभक्ति की भावना को उजागर किया है। और प्रसाद की कार्यत्री प्रतिभा के कारण ही वह एक महान उपलब्धि भी है। और उसके बाद जो अलका है उसका चरित्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और व्यवहार कुशल है उसका चरित्र। और जागरण, उसके चरित्र की अगली विशेषता है जागरण, कि अलका स्वतंत्रता के युद्ध में सबको समान मानती है। वह कहती है स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं है। उसका विचार है कि राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। वह निडर है। मानचित्र को लेते समय यवन सैनिक उसे बंदी बनाने की धमकी देता है तो अलका उससे पूछती है, पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार करना चाहते हो। वह अपने पिता से भी कहती है, गंधार में विद्रोह मचाऊंगी। अलका लोगों में देश प्रेम को जगाने के लिए कहती है, वीर नागरिकों, देश पद दलित हो रहा है और तुम विलासिता में फंस रहे हो। क्या यह मातृभूमि के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है? उस देश प्रेम पर आम्बिक मुग्ध होता है। उसमें बड़ा परिवर्तन होता है। एक दिन अपनी बहन अलका की हत्या करने के लिए जो आम्बिक तैयार हुआ था वही कहता है, बहन तू छोटी है पर मेरी श्रद्धा का आधार है। मैं भूल करता था बहन, तक्षशिला के लिए अलका पर्याप्त है।
आंबी की आवश्यकता न थी। मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ, तूने तो गंधार के राजवंश का मुख उज्ज्वल किया है, राजासन के योग्य तू ही है, आंबी का परिवर्तन अलका के चरित्र की सार्थकता है। मतलब लोगों को प्रेरित करना, उसके प्रयासों के द्वारा उसकी राष्ट्रभक्ति देकर, देशभक्ति देकर जो आंबिक है उसमें भी जो है परिवर्तन हो जाता है। तो उस प्रकार अंत में उपसहार के रूप में अलका वीर वनिता है, मालव दुर्ग की रक्षा में वह सिहरन की सहायता भी करती है। यवन सैनिक दुर्ग पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो वह तीर चलाकर 2 सैनिकों को मार डालती है। इतना ही नहीं, वह घायलों की सेवा में संलग्न रहती है। अंत में अलका सिहरन से विवाह करके देश सेवा में लग जाती है। तो इस प्रकार जो अलका का चरित्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अलका के चरित्र के माध्यम से लेखक ने जो है अपनी देशभक्ति की भावना को उजागर किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।